नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। इस कोरोना महामारी के चलते ये आज की दूसरी वीडियो। कल हमने एक केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के बारे में थोड़ी बात की थी, तो उम्मीद है मुझे कि आप सबको पहला जो वीडियो था वो अच्छा लगा होगा। आज हम उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। हमने बात करी कि केंद्रीय प्रवृत्ति के माप क्या है, कि केंद्र के इर्द गिर्द रहने वाले मापों को हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कहते हैं, जिन्हें हमने दो भागों में बांटा। एक गणितीय माध्य और दूसरा था स्थिति माध्य। गणितीय माध्य दो प्रकार के, तीन प्रकार के: समानांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य। और स्थिति माध्य दो प्रकार के, एक माध्यक यानी माध्यिका और दूसरा बहुलक। इनका प्रयोग कहाँ होता है कि औसत ज्ञात करने के लिए हम समानांतर माध्य का प्रयोग करते हैं, और वृद्धि दर ग्रोथ रेट ज्ञात करने के लिए हम गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करते हैं। समय, दूरी और चाल का पता लगाने के लिए हम हरात्मक माध्य का प्रयोग करते हैं। वैसे स्थिति माध्य में माध्यिका जो है वो गुणात्मक तथ्यों की जानकारी के लिए हम माध्यिका ज्ञात करते हैं, और पूर्वानुमान जो होते हैं उनके माप ज्ञात करने के लिए हम बहुलक ज्ञात करते हैं। तो हमने कल बात करी समानांतर माध्य की। तो समानांतर जो माध्य है वो तीन श्रेणियों से प्राप्त होता है या ज्ञात किया जाता है। सबसे पहला व्यक्तिगत श्रेणी से, दूसरा खंडित श्रेणी से। व्यक्तिगत श्रेणी और खंडित श्रेणी कल हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त करी थी कि व्यक्तिगत श्रेणी से समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है और खंडित श्रेणी से हम समानांतर माध्य कैसे प्राप्त करते हैं, ये हमने कल के वीडियो में ज्ञात किया था। आज हम तीसरी लेते हैं, सतत श्रेणी। ये सबसे महत्वपूर्ण श्रेणी है। बोर्ड क्लास के दौरान ये हर बार जो है एक प्रश्न बनता है सतत श्रेणी का। लगभग कई बार ये प्रश्न आ चुका है, सतत श्रेणी से समांतर माध्य ज्ञात करना। और सतत श्रेणी से हम समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखो, सतत श्रेणी होती कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती है। एक तो अपवर्जी श्रेणी और दूसरा होता है समावेशी श्रेणी। अपवर्जी श्रेणी और समावेशी श्रेणी। अब देखो, अपवर्जी श्रेणी क्या है और समावेशी श्रेणी क्या है? अपवर्जी श्रेणी ये है कि इस श्रेणी में ऊपरी सीमा को नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। इस श्रेणी में ऊपरी जो सीमा है उसको नहीं लिया जाता। देखो कैसे, क्या ऊपरी सीमा क्या है कि इस श्रेणी के अंदर एक वर्ग है, उस वर्ग में दो सीमाएं। देखो ये श्रेणी है, इस श्रेणी में दो वर्ग है। ये देखो, ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, और वर्ग में दो सीमाएं हैं, एक तो ये है और एक ये है। ये जो है कम वाली छोटी है, इसे हम कहते हैं निम्न श्रेणी, निम्न सीमा। और ये है बड़ी, इसे कहते हैं ऊपरी सीमा या उच्च सीमा, ऊपरी सीमा या उच्च सीमा। तो इस सीमा को इस अपवर्जित श्रेणी में नहीं लिया जाता, ऊपरी सीमा को नहीं लिया जाता। कैसे कि मैं ये बात करूं कि एक कक्षा के विद्यार्थियों द्वारा 50 में से निम्नलिखित अंक प्राप्त किए गए, उसमें से मान लो 10 किसी विद्यार्थी ने अंक 10 प्राप्त कर लिए, तो 10 को इसमें नहीं लिया जाएगा, 10 को दूसरे वर्ग में लिखा जाता है या रखा जाता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने अंक 30 अर्जित किए हैं, तो वो 30 इस श्रेणी में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि ये इसकी ऊपरी सीमा और ऊपरी सीमा इसमें नहीं ली जाती है, वो निम्न सीमा में चली जाएगी, तो इसमें रखा जाएगा। ये होता है ऊपरी सीमा नहीं ली जाती है, इसे अपवर्जित श्रेणी कहते हैं। और दूसरी होती है समावेशी श्रेणी। अब समावेशी श्रेणी क्या है कि इसमें क्या होगा कि ऊपरी सीमा, पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा, या फिर ये बात करें कि दूसरे वर्ग की ऊपरी सीमा और तीसरे वर्ग की निम्न सीमा,
या ऐसा नहीं कहें तो तीसरे वर्ग की ऊपरी सीमा और चौथे वर्ग की निम्न सीमा, इसके मध्य में एक समान अंतर होता है। जैसे देखो 9 और 10 एक का अंतर, 19 और 20 एक का अंतर, 29 और 30 एक का अंतर। तो ऐसी जब श्रेणी होती है उसे समावेशी श्रेणी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ऊपरी सीमा को लिया जाता है, इस श्रेणी में ऊपरी सीमा को लिया जाता है। जब भी समावेशी श्रेणी आती है और उससे आपको माध्य ज्ञात करना हो तब सबसे पहला कार्य क्या करना है, इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तन करेंगे और उसके बाद समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब देखो कि इस समावेशी श्रेणी को अपवर्जी श्रेणी के अंदर कैसे परिवर्तन किया जाना है वो देखिए कि इस पहले वर्ग की ऊपरी सीमा और दूसरे वर्ग की निम्न सीमा में कितने का अंतर है। तो हम जानते हैं कि अंतर प्रत्येक में देखिए एक एक का अंतर है, जितना अंतर है उसका आधा कर लो, उसका आधा यानी 2 का भाग दे दो। 1 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 0.5, यानी जितना अंतर है उसका आधा करो, आधा करके निम्न सीमा में से घटा दो और ऊपरी सीमा में जोड़ दीजिए। निम्न सीमा में घटा दो, जैसे 0 में से मैंने 0.5 कम कर लिया तो ये 0.5 माइनस। अब मैं 9 में 0.5 जोड़ता हूं तो क्या होता है 9.5 हो जाएगा। इसमें 0.5 कम करूंगा तो 9.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ूंगा तो 19.5 हो जाएगा। इसमें कम करूंगा तो 19.5 हो जाएगा और इसमें जोड़ूंगा तो 29.5 हो जाएगा और इसमें कम करूंगा तो क्या होगा 29.5 और इसमें 0.5 जोड़ूंगा तो 39.5। और ये जो श्रेणी बनेगी ये कैसी श्रेणी हो जाएगी, अपवर्जी श्रेणी हो जाएगी। इस प्रकार से समावेशी को अपवर्जी श्रेणी में परिवर्तन करेंगे और उसके बाद समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। अब देखो हम समानांतर माध्य ज्ञात करते हैं कौन सी श्रेणी से, सतत श्रेणी से। देखो सतत श्रेणी से माध्य ज्ञात करते हैं यानी समांतर माध्य ज्ञात करते हैं। तो सतत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहला कार्य तो होना चाहिए अपवर्जी श्रेणी बननी चाहिए और अपवर्जी श्रेणी से फिर माध्य ज्ञात करेंगे। और अब सतत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने की 3 विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि होगी प्रत्यक्ष विधि, फिर दूसरी विधि होगी काल्पनिक विधि और तीसरी विधि होगी पद विचलन विधि। देखो सबसे पहले इनके सूत्र लिख लेते हैं कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या है, वो सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। जो कल हमने खंडित श्रेणी से जब माध्य ज्ञात किया था तब भी हमने सूत्र लिखा था और खंडित श्रेणी से माध्य ज्ञात करने का सूत्र ये सेम ही है, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। दूसरी विधि काल्पनिक विधि, और काल्पनिक विधि से जब माध्य ज्ञात करते हैं, समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो इसका सूत्र बनेगा a प्लस सिग्मा एफ डी बटे सिग्मा एफ। अब a क्या है, एक काल्पनिक माध्य है, मध्यमान है जो वर्ग चिन्ह का मध्यमान रहेगा, और d क्या है, ये विचलन है। और विचलन हम कैसे ज्ञात करेंगे ये हम जब पढ़ेंगे काल्पनिक विधि तब पूरा विस्तार से समझेंगे। और पद विचलन विधि से जब माध्य ज्ञात करना है तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र रहेगा a प्लस सिग्मा एफ यू बटे सिग्मा एफ और इनटू में x। अब a क्या है, a हमने अभी बात करी, a जो होता है वो होता है काल्पनिक माध्य। a क्या है, काल्पनिक माध्य जो वर्ग चिन्ह का मध्यमान निकाला जाएगा। और u क्या है, ये विचलन है, पद विचलन है। अब हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे वो बाद में। और फिर h जो है वो है वर्ग अंतर, वर्ग अंतर जो अंतराल के मध्य में, जैसे ये अंतराल है तो इस अंतराल में कितने का अंतर चल रहा है, जैसे 0 से 10 है, 0 से 10 के मध्य कितने का अंतर है, 10 का। यहाँ पर 10 का है, यहाँ पर 10 का है, 10 का है, तो वर्ग अंतर जो है h का मान क्या आ जाएगा 10। ऐसे हम वर्ग अंतर निकालें। अब हम बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि से, प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में। अब हम बात कर रहे हैं प्रत्यक्ष विधि से समानांतर माध्य
कैसे ज्ञात करेंगे, उसके बाद हम काल्पनिक विधि से और पद विचलन विधि से हम समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आपको सूत्र याद रखना है कि प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का सूत्र है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, जो हमने खंडित श्रेणी के अंदर जो पढ़ा था वो सेम ही सूत्र है। अब आपको क्या करना है कि एक आपको सारणी दे रखी होगी और वो होगी अपवर्जी सतत श्रेणी। अब अपवर्जी जो सतत श्रेणी है उसमें दो मान दे रखे होंगे, एक तो वर्ग अंतराल दे रखा होगा जिसे वर्ग दिया गया है, और दूसरा दे रखा होगा बारंबारता जिसे f से प्रदर्शित करते हैं, और वो इस प्रकार से बारंबारता दे रखी होगी। अब इस सतत श्रेणी से जो अपवर्जी सतत श्रेणी है उससे हम प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब इसी श्रेणी से हम आगे काल्पनिक विधि से माध्य ज्ञात करेंगे और इसी सारणी से हम एक पद विचलन विधि से भी माध्य ज्ञात करेंगे। तो देखिए इसका उत्तर निकालते हैं, कैसे हल करेंगे इसको ध्यान देना। सबसे पहला कार्य क्या करना है कि इस सारणी से या बारंबारता श्रेणी का माध्य प्रत्यक्ष विधि से, मैं ये पहले लिख लेता हूं, बारंबारता श्रेणी का माध्य प्रत्यक्ष विधि से सबसे पहला कार्य सूत्र लिखेंगे सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। अब देखिए अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके लिए एक और सारणी का निर्माण करेंगे। तो देखिए इस सारणी को ध्यान से समझिए कि प्रत्यक्ष विधि से नई सारणी का निर्माण कैसे करते हैं। सबसे पहला एक कॉलम बनाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल लिखेंगे, जो वर्ग अंतराल आपको प्रश्न की सारणी में दे रखा होगा, और दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें बारंबारता जो f उसको लिखेंगे। ये दो प्रश्न के अंदर दिए गए वो सेम लिखेंगे। सबसे पहले जिसको मैं वर्ग अंतराल नहीं लिख रहा हूं, केवल वर्ग कर रहा हूं, आप समझ रहे ना, ये वर्ग अंतराल, और दूसरा है बारंबारता। अब वर्ग अंतराल क्या है, 0 से 10, दूसरा 10 से 20, तीसरा 20 से 30, फिर 30 से 40, और फिर 40 से 50। ये वर्ग अंतराल दिया गया। और फिर बारंबारता आपको दे रखी है, पहली बारंबारता 4, दूसरी बारंबारता 3, तीसरी बारंबारता 2, फिर अगली बारंबारता 4, फिर अगली बारंबारता 3। फिर अब अगले जो कॉलम है, यानी सूत्र में क्या दिया है, सिग्मा एफ एक्स, एफ का अर्थ बारंबारता, और एक्स जो आपको दिया हुआ नहीं है, जो खंडित श्रेणी में सीधा दे रखा होता है, लेकिन इसमें ज्ञात करना होगा। अब एक्स हम ज्ञात करते हैं। अब देखिए कि x का अर्थ क्या होता है, x का अर्थ होता है मध्यमान या वर्ग चिन्ह। किसका मध्यमान, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल का मध्यमान 0 से 10 है, इसका मध्यमान क्या होगा, 5 होगा। या कैसे ज्ञात किया जा सकता है, 0 से 10 को कैसे ज्ञात करें कि इस वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा और निम्न सीमा को जोड़ो और जोड़कर उसका आधा कर दो। 0 और 10 को जोड़ेंगे क्या होगा, 10, और 10 का आधा करेंगे क्या हो जाएगा, 5। या 10 और 20 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 30, और 30 का आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 15। फिर 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 का आधा हो जाएगा 25। फिर 30 और 40 को जोड़ेंगे 70, 70 का आधा हो जाएगा 35। 40 और 50 को जोड़ेंगे 90, और 90 का आधा हो जाएगा 45। इस प्रकार से हम x का मान ज्ञात करेंगे। x का मान कहां से प्राप्त होगा, वर्ग अंतराल के वर्गों का मध्य मान निकालेंगे, 0 से 10, और इसका आधा हो जाएगा 5। यानी वर्ग अंतराल के वर्ग की ऊपरी और निम्न सीमा को जोड़कर आधा करना। और अंत में हम निकालेंगे, देखो यहाँ क्या चाहिए हमें, fx चाहिए, f और x का गुणा चाहिए, तो हम यहाँ अलग लास्ट कॉलम में लिख लेंगे fx। f कितना है, 4, x कितना है, 5, दोनों को जोड़ दो, गुणा कर लो, 5 और 4 का गुणा 5 होके 20। 5 का 3 से गुणा करेंगे, 15 का गुणा 3 से करेंगे, 15 दिया क्या हो जाएगा, 45।
और 25 का 2 से गुणा करेंगे 25 दूनी 50, 35 का 4 से गुणा करेंगे 35 चौके 140 और 45 का 3 से गुणा करेंगे 45 का 3 से गुणा आपके हो जाएगा 135। अब योग, दो चीजों का योग करना है, एक तो fx का योग सिग्मा यानी योग करना, किसका योग करना है, fx का योग करना है, और दूसरा f का योग करना है। दूसरी चीज हमें f है, उस f बारंबारता f का योग करना है। तो देखो एक बारंबारता का योग करेंगे जिसमें हम लिखेंगे सिग्मा f, और fx का योग करेंगे जिसमें लिखेंगे सिग्मा fx। इनका योग करते हैं 4 3 7, 7 और 2 9, 9 4 13, 13 और 3 16, ठीक है। और इनका योग करें 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल का 1, 4 2 6 और 1 7, 7 5 12, 4 16, 16 3 19, 19 का 9 हासिल का 1, 1 2 1 3, 390। अब इस सूत्र में मान लिख लेंगे सिग्मा fx बटे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान कितना है, देखो fx का योग सिग्मा fx कहलाता है और इसका मान आया 390, तो हम यहाँ लिखेंगे 390 और बट्टे में सिग्मा f, और सिग्मा f का मान कितना है, यानी बारंबारता का योग सिग्मा f कहलाता है और इसका योग आया है 16। अब इसमें इसका भाग दे देते हैं, 16 का भाग 39 में देंगे, 16 दूनी 32 दो बार जाएगा, पीछे क्या बचेगा, 39 में से 32 गए, शेष बचेगा 7, 0 उतारेंगे 70, 70 में 16 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, 16 चौके 64, 70 में 64 गए, पीछे 6 बचेगा, 6 में भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे 0, 60 और 60 में 16 का भाग देंगे, 16 चौके 64 होता है, 3 बार जाएगा, 16 तिया 48, पीछे बचेगा 12, 120 हो जाएगा और 120 में देंगे 16 का भाग, तो 16 5 80, 16 छक्के 96 और 16 7 112, 7 बार जाएगा, पीछे बचेगा 8 और 80 80 में जाएगा 5, तो 24.375, यानी दशमलव के बाद में तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले अंक को बढ़ा दो और बाकी वाले अंकों को हटा दो, तब हम कितना लिखेंगे 24.38। ये इसका आंसर हो जाएगा, माध्य प्राप्त हो जाएगा। और यदि तीसरा अंक 5 से छोटा हो तो आगे वाले अंक को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, तीसरा वाला अंक हटा दीजिए। इस प्रकार से हम इस सतत श्रेणी से हम प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करेंगे और इसका माध्य 24.38 प्राप्त होगा। एक बात पुनः कि आपको एक वर्ग अंतराल और बारंबारता की एक सारणी दे रखी होगी और इस प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। सूत्र है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब देखिए सबसे पहले एक सारणी बनाएंगे जिसमें वर्ग अंतराल और बारंबारता जो प्रश्न में दी गई है वो लिखेंगे, x निकालेंगे, वर्ग अंतराल का मध्यमान 0 और 10 का मध्यमान 5, 10 और 20 का मध्यमान 15, ऐसे 25, 35 और 45 निकालेंगे। फिर f और x का गुणा करके चौथा कॉलम बनेगा, 4 का 5 से गुणा 20, वैसे ही सभी का गुणा करेंगे। अब सिग्मा fx यानी fx का योग करेंगे, वो सिग्मा fx कहलाएगा और इनका योग 390 प्राप्त हुआ। दूसरा f बारंबारता का योग करेंगे और बारंबारता का योग होगा सिग्मा f, कितना आ गया 16। अब हम सूत्र में मान लिख लेंगे सिग्मा fx बट्टे सिग्मा f। सिग्मा fx का मान 390 और बट्टे सिग्मा f का मान है 16। 390 में 16 का भाग देंगे 24.375 और यदि दशमलव के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से बड़ा हो तो आगे वाले अंक को बढ़ा दो, उसका उत्तर आ जाएगा 24.38। आज के वीडियो में इतना ही। कल हम बात करेंगे काल्पित विधि और पद विचलन विधि के बारे में। जय हिंद।